नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज हम ये पार्ट नंबर 1 है और इसमें हम उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद विगत वर्षों में यानी कि 20 ईयर विगत के 5 साल जो 20 साल हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इंडियन जियोग्राफी के, चाहे वो आरओ एआरओ, बीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी में पूछे गए हैं, उनको हमने इसमें शामिल किया है और इसकी व्याख्या के साथ उसके साथ और कौन कौन से क्वेश्चन कोरिलेट हो सकते हैं, कौन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सबको भी इसमें शामिल किया है। तो ये पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे महत्वपूर्ण सीरीज होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में उनको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपका ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर यानी ग्लोब आप देख ही रहे हैं और ग्लोब में यह देखिए, यह है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश का मतलब होता है यह भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच है। आप कह सकते हैं यह 0 डिग्री लेटीट्यूड है, यानी लेटीट्यूड लाइन है। कौन सी लाइन है? लेटीट्यूड, लेटीट्यूड लाइन है ये, लेटीट्यूड लाइन। यह कौन सी लाइन है? यहां पर यह लॉन्गिट्यूड है, यह लॉन्गिट्यूड लाइन है। अब अगर हम इसको यहां से हाफ काट दें, यानी कि आप इस बॉल को, पृथ्वी जैसे बॉल को यहां से हाफ काट दीजिए तो यह हो जाएगा अर्ध गोलार्ध, यानी उत्तर का गोलार्ध। आप कहेंगे गोले का आधा भाग, अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये क्या हो जाएगा आपका? साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। यह नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। आप यहां पर लोकेशन बता सकते हैं कि भारत का लोकेशन कहां है। अगर इस गोले को अब दूसरी तरह से अगर आप काटिए, यानी कि इस पोल से लेकर इस पोल तक, यानी आप जो मानक रेखा है, इंडियन जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है ग्रेट ब्रिटेन से, अगर उससे आप एक काटते हैं तो इस प्रकार से एक रेखा आप ड्रा करेंगे जो इसको 2 बराबर भागों में विभक्त करेगी। तो आप ये कहेंगे कि यह पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध, और यह पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। यह पूर्वी गोलार्ध है या पश्चिमी गोलार्ध है। और इंडिया की आपकी लोकेशन, आपके इंडिया की लोकेशन यहां पर है कुछ, यह आपका प्यारा भारत यहां पर लोकेशन है, यह इंडिया की लोकेशन है, यह इंडिया की लोकेशन है। आप ये बताइए कि यह कौन से गोलार्ध में पड़ रहा है? तो आप कहेंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। एक्चुअली ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, गोलार्ध का मतलब होता है आधा भाग। यह उत्तरी और पूर्वी का मतलब यह पूरे ग्लोब का क्वार्टर पार्ट है, यानी कि 1/4 भाग है। तो आप डायरेक्शन देंगे दिशा के अनुसार, यहां से आप दिशा तय करेंगे तो आप देखेंगे कि यह उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में है। अब यहां पर कभी बुकों में भी लिखा रहता है उत्तर पूर्व गोलार्ध में भी स्थित है, तो आप उसी को ऑप्शन टिक मारिए। एक्चुअली गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, उत्तर पूर्व क्वार्टर यानी चतुर्थांश में स्थित है। आप ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, तो वह सही है कि चतुर्थांश में यह स्थित है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेटर को 0 डिग्री मान लूं और मैं यहां से, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। अगर इक्वेटर को हमने 0 डिग्री मान लिया और इस पोल को यहां पर सेंटर मान लिया, तो यहां से हमने एक लाइन ड्रा की इस जगह 1 डिग्री का, तो आप कहेंगे यह 1 डिग्री का एंगल बनाएगा।
यहां से हमने एक लाइन यहां ड्रा किया, उसी प्रकार से हमने इस प्रकार यहां एक लाइन ड्रा किया और दूसरा लाइन यहां पर। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो है एक सीधी रेखा बनेगी, यानी पैरेलल लाइन बनेगी किसके, 0 डिग्री मेरिडियन के, सॉरी मेरिडियन नहीं, 0 डिग्री लेटीट्यूड के, भूमध्य रेखा के, यानी कि इक्वेटर, आप इसको कहेंगे इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब ऐसा लाइन जो किसी को दो पार्टों में बांटता है, यानी कि आप इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप कहेंगे यह ऐसी लाइन है जो ग्लोब को, पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर एक साउथ हेमिस्फीयर में। आप यहां से देखिए, इस पॉइंट से अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार ये 2 डिग्री का यहां पर एंगल, 3 डिग्री का यहां, 4 डिग्री का यहां, तो इसी प्रकार करते करते आपका 90 डिग्री का यहां पर बन जाएगा। यह देखिए 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आप ये बताइए कितने डिग्री का एंगल आपने ड्रा किया, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री का क्या एंगल ड्रा होगा, आप कहेंगे कि हाँ 90 डिग्री यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और 90 डिग्री का एंगल ड्रा होगा, एकदम डिफिनिट है। अभी तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, 180 हो जाएगा। अब आया कि अगर आपने कहा कि लाइन को कितनी बार ड्रा कर सकते हैं हम, तो आप कहेंगे कि जितनी डिग्री है उतनी लाइन होगी। लेकिन लास्ट में आप समझिएगा, यहां पॉइंट है, ये पॉइंट है जो ऊपर 90 डिग्री जहां आपने बनाया एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री ये पॉइंट है। क्या है, पॉइंट। और पॉइंट ज्योमेट्री का ऐसा फिगर होता है जिसमें डायमेंशन होता ही नहीं, तो वह लाइन का फॉर्मेशन कैसे बनेगी, क्योंकि पॉइंट ही एक ऐसा फिगर है पूरे ज्योमेट्री में कि उसमें कोई भी विमाएं नहीं होती, ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती है, तो यह डायमेंशनलेस फिगर है, तो इसको लाइन हम नहीं कह सकते। तो कितनी एंगल, कितनी लाइनें ड्रा हो सकती है, 90 एंगल ड्रा हो सकते हैं, लेकिन लाइनें ड्रा होगी 89, 89। क्या 90 लाइन ड्रा होगी, आप कहेंगे एकदम नहीं होगी। अच्छा, इसी प्रकार अगर साउथ हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो कितनी लाइनें ड्रा होगी, आप कहेंगे सर 89 इसमें भी ड्रा हो जाएगी। आप ये बताइए 89 इधर ड्रा हो गई और प्लस 89 साउथ हेमिस्फीयर में ड्रा हो गई, और बीच में एक लाइन है आपकी इक्वेटर, तो टोटल कितनी हो गई, तो 179 हो गई कि नहीं। ये देखिए 9 दूना 18, एक कम करिए, 179, 170 लाइन ड्रा होगी, 179 लाइन यह ड्रा हो जाएगी। लेकिन एंगल कितने बनेंगे, 180, ऊपर एक 90 डिग्री, फिर यहां 180, और एक सर्कल पूरा करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब आइए कुछ और की फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु को, यानी कि इस इक्वेटर से बात कर रहा है, यहां पर पॉइंट पे, यहां से उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणात्मक दूरी ही अक्षांश कहलाती है। आपने देखा कि यहां तक कोणात्मक दूरी है, यह डिस्टेंस अगर यहां से आप करेंगे तो आप कहेंगे यह लेटीट्यूड लाइन है। लेटीट्यूड का मतलब अक्षांश रेखाएं, और ये कितने अक्षांश रेखाएं हैं, आप कहेंगे 90 अक्षांश रेखाएं यहां से ड्रा होगी। नहीं, ये गलत, अभी तुरंत आपने सीखा है 89 अक्षांश रेखाएं ड्रा होगी और 90 एंगल बनेंगे। तो अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणात्मक दूरी होती हैं। चलिए, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, क्या यह इमेजिनरी लाइन है या कोई वास्तविक लाइन है, तो यह आप कहेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं यह इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ती हैं। यानी कि अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर आप देखेंगे तो इस तरह से है, और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती हैं। पूर्व आपका इधर है, पूर्व, और ये पश्चिम है, ये पश्चिम। आप देखिए यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 90 डिग्री,
और फिर इसी प्रकार करते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर 180 डिग्री तो किधर की तरफ बढ़ रही है, इस साइड में बढ़ रही है। तो ये आपकी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। विषुवत रेखा के समांतर होती है, विषुवत रेखा के ये समांतर होती हैं, ये सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या इनके बीच का डिस्टेंस कभी घटे बढ़ेगा? आप कहेंगे एकदम नहीं घटे बढ़ेगा, क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर ये विषुवत रेखा के पैरेलल हुई तो पैरेलल का मतलब होता है ऐसी दो लाइनें जिनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो और वह कितना भी इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर लें, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो वो कभी मिलेंगे नहीं। उन लाइनों को बोलते हैं पैरेलल लाइन। अक्षांश को अंशों और मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। अक्षांश रेखा को मिनट पहले अंश में दर्शाएंगे, फिर मिनट में, फिर उसके बाद छोटा और टर्म सेकंड में दर्शाते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जीरो अक्षांश 0 डिग्री लेटीट्यूड भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसको आप इक्वेटर भी कहते हैं। और विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को और उत्तरी गोलार्ध को यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लेटीट्यूड और साउथ में यानी इक्वेटर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में रेखाओं को साउदर्न लेटीट्यूड लाइन कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये तो नॉर्मल थ्योरी आपकी हो गई। अच्छा, अब देशांतर रेखाओं में क्या है, थोड़ा अक्षांश रेखाओं के बारे में ये भी। और अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा जाता है, जैसे हमने आपको बताया। इसमें 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में 89 होती है। बीच में जो एक लाइन विषुवत रेखा होती है यानी इक्वेटर होती है, विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ के आपको बता दिया। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगर दो पैरेलल अक्षांश रेखाओं के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर का। क्या यह डिस्टेंस कभी घटेगा या बढ़ेगा? पोल की साइड में जाते समय क्या घटेगा या बढ़ेगा? कहेंगे एकदम नहीं घटे बढ़ेगा, क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस, आपसी डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कह सकते हैं, वह इक्वल होता है। अब भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं। इसको प्रधान यामोत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मीन लाइन कहते हैं। यानी कि यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह कहां से? ग्रेट ब्रिटेन लंदन से होती है और यहां से होकर गुजरती है। इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है और यहीं से पूरे टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे जैसे आप ये अपने राइट वर्ड चलेंगे यानी कि दाहिने साइड में चलेंगे तो समय बढ़ता रहता है, समय बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आप अपने लेफ्ट वर्ड चलेंगे तो समय घटता रहता है, समय घटता रहता है। अच्छा, अब समय घटने और बढ़ने का सिलसिला आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप 0 डिग्री से एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए बीचों बीच सेंटर पार्ट से, और अगर यहां से आप डिस्टेंस यहां तक जाइए, एक पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, आप कहेंगे कि यह 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहां पर कितना डिग्री को होगा? आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। आप ये बताइए कि अगर 1 मिनट चलने में, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का अंतर आता है, तो 90 डिग्री चलने में कितने मिनट का आएगा? 90 डिग्री चलने में तो 90 इंटू 4, 9 चौक 36, 360। अच्छा, अब इसका अगर मैं कहूं कि इसी के पीछे जाके यानी 0 डिग्री के एकदम जस्ट पीछे
जाके एक इमेजिनरी लाइन वहां मिलती है। तो आप ये बताइए वह 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे इसको अगर आप दुगना कर रहे हैं 180 डिग्री कर रहे हैं तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 720। अब आप ये बताइए यह 720 क्या है, यह मिनट है कि ना। अब इसको अगर घंटे में बनाना चाहे तो 60 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 12 घंटा। आप ये बताइए अगर 12 घंटा का सफर आपने यहां से तय किया, यहां से इधर तक इसके पीछे तक 12 घंटे, 12 घंटे, और आपने 12 घंटे का सफर यहां से यहां तक तय किया, तो ये बताइए कि दोनों मिलकर 24 घंटे हो जाएंगे कि नहीं। आप कहेंगे हाँ हो जाएंगे, बस 24 घंटे ही तो होते हैं, क्या 25 घंटा होता। आप कहेंगे 25 घंटा नहीं होता। यह टाइम का एक सीक्वेंस है कि जब आप नॉर्थ हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध से और पश्चिमी गोलार्ध से जाएंगे और जो ग्रीनविच लाइन है उसी के जस्ट अपोजिट में यहां मिलेंगे, तो वहां पर जो है 12 डिग्री 12 घंटे आपका पूर्वी गोलार्ध और 12 घंटे आपका पश्चिमी गोलार्ध, यानी कुल मिला के 24 घंटे का दिन एक दिन पूरा हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं। यह जो लाइन है 0 डिग्री मेरिडियन यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी जिसको बोलते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्या है, एक प्लेस है, और मीन टाइम यानी कि मीन का मतलब होता है मध्य, उसी के मध्य से एक टाइम का निर्धारण किया गया। यह ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा, यह 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं। अब सबसे खास बात आती है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 0 डिग्री का जो ये पोल आपको यहां दिख रहा है, यहां पर कुछ इस तरह से ऐसे लाइनें हैं, इस तरह से है, इस तरह से है, यहां पर ऐसे गई है, इस तरह, यानी कि ये सभी लाइनें पोल से स्टार्ट होती हैं। ये सभी लाइनें पोल से स्टार्ट होती हैं, पोल से स्टार्ट होती हैं, और ये जहां पोल से स्टार्ट होंगी और इनके मध्य यानी इक्वेटर पर फैल जाती हैं। पोल पे इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तथा जब वो इक्वेटर पे आती हैं तो इक्वेटर पे उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना डिस्टेंस होगा, तो आप कहेंगे 111, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इस तरह से, यह डिस्टेंस हो जाएगा इनका 111 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर। यह जो डिस्टेंस होगा 111.33 किलोमीटर का होगा। यह सर्वाधिक डिस्टेंस होगा कहां पर, इक्वेटर पर। बाकी जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जाएंगी लाइनें, इनके आपसी डिस्टेंस कम होता रहेगा, और पोल पे जाके सभी लाइनें एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगी और वहां मिल जाएगी, वहां पर डिस्टेंस नगण्य हो जाएगा। आइए कुछ और आगे की बातें कर लेते हैं। प्रधान एवं उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो आपने देख ही लिया। देशांतर रेखाएं किसको कहते हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, देशांतर रेखाएं कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ने पर, यानी कि जो पोल से आगे की तरफ विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की तरफ बढ़ने पर इनके मध्य की दूरी बढ़ती है, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। और यह सबसे अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर की। आप कहेंगे कि अगर लेटीट्यूड लाइनों की बात करें तो उनका कितना डिस्टेंस होगा, 111 किलोमीटर होगा। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, नॉर्थ तक है। अब ध्यान से देखिए कहां कहां पर किस तरह से है, और उनको भी हम समझ लेते हैं तो चीजें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगी। अब देखिए यहां पर पूरे लाइनों को समझेंगे और कैसे कैसे इसको ड्रा किया गया, कहां कहां क्या लोकेशन है। यहां पर देखिए सबसे लास्ट पॉइंट यहां पर, सबसे लास्ट पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट को आपको कहते हैं
इंदिरा पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमिलियन, पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? तो यह ग्रेट निकोबार में है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में, निकोबार में। कहां पर यह है स्थिति इसकी? ग्रेट निकोबार में है। अब देखिए, यहां से लेकर ऊपर एकदम सबसे टॉप पर ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट सबसे ऊपर। और यह पॉइंट आपका, इसको क्या कहा जाता है? इसको हो जाता है इंदिरा काल, इंदिरा काल, इंदिरा काल, इसको बोला जाता है इंदिरा काल। इंदिरा काल सबसे ऊपर है और इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब यह जो है, ये मुख्य भूमि है, ये अपना मुख्य भूमि है। यह मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आप कहेंगे कि यहां पर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। या इसको बोलते हैं केप कमोरिन, केप कमोरिन, कमोरिन, केप कमोरिन। कन्याकुमारी भी बोलते हैं, केप कमोरिन बोलते हैं। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है यह। अब अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में सबसे लास्ट पॉइंट यहां पर है, और यह पॉइंट आपका है किबीथू के नाम से जाना जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? किबीथू। यह 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट की डिस्टेंस पे है। और यहां एकदम पश्चिमी बिंदु है आपका 68 डिग्री 7 मिनट का। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गौर मोता, गौर मोता। और इसको बोलते हैं किबीथू, किबीथू, किबीथू एकदम लास्ट पॉइंट है। और यहीं पर एक माउंटेन पाया जाता है, बहुत फेमस माउंटेन है ये, सबसे ज्यादा फेमस है। और उसको बोला जाता है आपका, मैं यहां पर बना देता हूं, यह माउंटेन, इसको बोला जाता है नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत। यह नामचा बारवा पर्वत है। और इसमें कह रहा है कि 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है। आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच का लगभग जो यहां तक विस्तार है, यह आपका विस्तार 68 से लेकर अगर 98 कह दें तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं दिक्कत है। तो कितने डिग्री का डिस्टेंस होगा? आप कहेंगे लगभग 30 डिग्री का डिस्टेंस होगा। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा? 30 डिग्री में, 30 डिग्री में आपका होगा 30 डिग्री, और 30 गुणे 4 कर देंगे, आ जाएगा 120 मिनट का। आप ध्यान से देखिए कि टाइम का वेरिएशन 120 मिनट है, अर्थात इसको जब घंटे में बनाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का समयांतराल है। कितने घंटे का समयांतराल है? 2 घंटे का समयांतराल है। तो यह चीज आपने सीखा
कि 2 घंटे का समयांतराल कैसे कैसे है। अगर यहाँ पर 2 घंटे पहले सुबह होगी तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर गुजरात में 2 घंटे बाद शाम होगी, यानी कि अगर सूर्य बाद में उगेगा यहाँ पर गुजरात में 2 घंटे बाद उगेगा तो 2 घंटे बाद डूबेगा भी। बस यही सीक्वेंस है इसका। अब इसमें रिटर्न में क्या कर रहे हैं, मुख्य भूमि 8 डिग्री जो आपने देख लिया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर यहाँ सॉरी हाँ ठीक है, तो पूर्वी देशांतर, हाँ 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा, पूर्वी देशांतर की बात कैसे किया गया, आप तो ये पढ़ते हैं उत्तर और ये दक्षिण, ये है दक्षिण, दक्षिण और यह पूर्व और यह पश्चिम। तो ये कैसे पूर्वी देशांतर हो गया। अब पूर्वी देशांतर होने का रीजन है, कैसे पूर्वी देशांतर हुआ है, आप 0 डिग्री जो मेरिडियन है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, वहां से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां से दाहिने साइड में वह पूर्वी गोलार्ध में आता है और पूर्वी देशांतर रेखाओं के जाल से वो घिरा हुआ है। अब पूर्वी देशांतर रेखाओं के डिवाइडेशन यानी कि जो आपका डिग्री है वह पूर्वी देशांतर रेखाओं के पार्टीशन पे है। तो ये वहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और एक उष्ण कटिबंधीय विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य है। ध्यान से देखिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इस पे खूब क्वेश्चन भी पूछा गया है विगत वर्षों में। इसमें कह रहा है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वह 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में, यानी ट्रॉपिकल रीजन कहां पर है, 0 डिग्री से नॉर्थ में 23.5 और 0 डिग्री से साउथ में 23.5। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि सूर्य उत्तरायण 23 डिग्री यानी नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग 23.5 तक होता है और साउथवर्ड शिफ्टिंग भी 23.5 तक होता है। इससे ज्यादा ना तो नॉर्थ में जाता है और ना ही साउथ में आता है। तो यहां पर सन की रेस कंटिन्यू पड़ती है। तो यहां उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, यानी ट्रॉपिकल रीजन ही बनते हैं। हीटिंग ज्यादा होगी, मोटे मोटे पेड़ होंगे, जो भी हरी हरी घासें होगी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी झाड़ियां होगी, तो यहाँ पर वेपोराइजेशन भी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ वर्षा भी सबसे ज्यादा होगी और यहाँ पर गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो ये ट्रॉपिकल रीजन है आपका। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। आप कैसा कर सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इंडिया का। ऐसा क्यों है, ऐसा रीजन इसलिए है कि इसके नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय है जो उत्तर से आने वाले नॉर्थ पोल से आने वाली साइबेरियन कोल्ड साइबेरियन एयर मास को रोक देती है, तो यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। और जब उत्तर पश्चिम मानसून चलता है तो उत्तर पश्चिम मानसून को भी हिमालय पर्वत रोक देता है। अब यहाँ पर खूब बढ़िया से बारिश हो जाती है, तो ये एकदम धरती से सैचुरेटेड हो जाती है। और आपको पता ही है कि विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही इंडिया में है, मेघालय में मासीराम चेरापूंजी सबसे ज्यादा औसत वर्षा हो रही है वहां पर। तो ये कारण था कि आप शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है। और ये अगर हिमालय को आप एक खुरपी लेकर छील दीजिए और हटा दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ की जलवायु में एकदम परिवर्तन होगा। नॉर्थ पोल से चलने वाली कोल्ड साइबेरियन विंड यहाँ पर पूरी ठंडी का जमावड़ा कर देगी, एकदम बढ़िया से अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी। और जब साउथ की ट्रेड आएगी यानी दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा तो वो धीरे से निकलता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा और बारिश करेगा नहीं। बारिश होने के कारण, बारिश होने का क्या कारण होगा, आप कहेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन होना जरूरी है, ये टोपोग्राफी का होना बहुत जरूरी है।
अगर जैसी टोपोग्राफी होगी वैसे ही मौसम वहां पर चेंज होंगे, उसी तरह से बारिश होगी। चलिए, इतना तो हमने यह चीज सीख लिया। तब निम्न अक्षांश 0 डिग्री और उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। दिन और रात की अवधि में अंतर होगा कहां पर? उच्च अक्षांश में जाने पर, यानी कि 90 डिग्री लेटीट्यूड में जाने पर, और 0 डिग्री अक्षांश से अगर 90 डिग्री लेटीट्यूड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं उत्तर की ओर, तो दिन और रात की अवधि में अंतर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर प्रभाव डालता है, यानी दिन और रात की अवधि पर पड़ता है इसका प्रभाव जो है। आप देखेंगे जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा दिन बड़े हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, कभी इमेजिन करिए कि 21 जून को देखिए जब सूर्य ट्रॉपिकल रीजन पे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है तो भारत में दिन बड़े हो जाते हैं। और जैसे जैसे सूर्य फिर दक्षिणायन होता है, दक्षिण की तरफ मूवमेंट करता है, वैसे वैसे दिन छोटे हो जाते हैं। तो सर्दियों में देखिए दिन छोटे हो जाएंगे, गर्मियों में देखिए दिन बड़े हो जाएंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। आपका देखिए भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, आपने यह भी सीखा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड है। अच्छा, अभी जस्ट आपने यह चीज तुरंत सीखा था कि इनका जो देशांतरी विस्तार है और अक्षांशी विस्तार है, यहां पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट कौन सी जगह पर है? ये कैप कमोरिन, यानी कैप कमोरिन कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी यहां पर एक पॉइंट है, आप ये बताइए कौन सा पॉइंट है, एक बार मैप में लोकेटेड कीजिए। और ये पॉइंट आपका सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट। और एक पॉइंट और क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहां पर जो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार पूछा, मुख्य भूमि का विस्तार इसमें दिया है, तो मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री से लेकर यहां पर 37 डिग्री 17 मिनट तक है, 37 डिग्री 17 मिनट तक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 39 बीपीएससी प्री 1994 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अब इसमें देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इसमें कह रहा है सिक्किम, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिससे अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, वो भी सिक्किम की बात कर रहा है। तो आप जब मैप को ड्रा करेंगे तो मैप को देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए। चलिए एक बार मैप के ऊपर आपको ले चलते हैं, यहां पर देखिए इस जगह को, इस जगह को देखिए। तो आपका ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। मैं इसको रेड से ड्रा कर देता हूं, यह सिक्किम है। अगर मैं सिक्किम को ऐसे ही ड्रा करूं यहां से ऐसे इस तरह से, आप ये देखिए कौन कौन से स्टेट को टच की? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। क्या अन्य और प्रदेशों को टच कर रही है इधर के जो आपके पश्चिमी साइड में है? कहेंगे नहीं। तो यह जो लेटीट्यूड लाइन है, यह सिक्किम की लेटीट्यूड लाइन, यह टच करती है किस किस राज्यों को? जो सिक्किम की लेटीट्यूड लाइन जो सिक्किम से होते हुए गुजर रही है, यह राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम को। चलिए अब इस पे देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान। कौन कौन से? राजस्थान, राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा, हरियाणा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यूपी, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आसाम, आसाम से। तो ये राज्य हैं जो सिक्किम से होते हुए गुजरते हैं। अच्छा, सिक्किम का अगर इसमें नाम मेंशन करना चाहे तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, यह सिक्किम, सिक्किम। तो ये राज्य है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिस जिले को 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, यानी कौन सा ऐसा जिला है जिससे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, आपका ये मैप ड्रा कर देते हैं और आपको इससे अनुमान भी लग जाएगा। एक जनरल मैप है। तो 70 डिग्री आपका यहां से गुजरती है, यह आपका 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो यहां पर एक क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है राजस्थान का, ये वाला क्षेत्र राजस्थान। यहीं पर एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका नाम है जैसलमेर, 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 जैसलमेर। और ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जैसलमेर से गुजरती है, जैसलमेर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जैसलमेर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर था। अच्छा, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इस राजस्थान के तथ्यों में। राजस्थान में मीठे पानी की झील पाई जाती है, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील दोनों पाई जाती हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इस समय जब जो है ये लैंड पास अपना इंडिया का, ये अफ्रीका से टच था, तो कभी यहां पर टिथिस सागर हुआ करता था। यानी कि जो तिब्बत प्लेटो और इंडियन प्लेटो के बीच में टिथिस सागर था। डिपोजिशन, जब इन जो प्लेटो का डिपोजिशन हुआ, इरोजन होके डिपोजिशन अंदर की तरफ हुआ टिथिस सागर में, तो उसका तल बैठने के कारण वह दब गया और ये दोनों लैंड मास आपस में आके भिड़ गए, सट गए हैं। अब इंडिया के प्लेट ज्यादा गतिमान है, यह तिब्बत प्लेटों में अधोगमित हो रहा है, यानी सबडक्शन हो रहा है, और यहीं से फोल्डेड माउंटेन ओरिजिन हुआ है। तो यहां पर अगर समुद्र कभी रहा होगा तो खारे पानी की झील मिलेगी, मीठे पानी की भी झील मिलेगी। तो मीठे वाली भी देख लेते हैं, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, और फिर उसके बाद देख लेंगे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। चलिए, अब मीठे पानी की झील नंबर 1 पिछौला, पिछौला झील। नंबर 2 जयसमंद झील, जयसमंद झील। इसको जयसमंद झील को ढेबर झील भी बोलते हैं, ढेबर, ढेबर झील, इसको ढेबर झील भी बोलते हैं। और तीसरी झील एक और है, नक्की झील, नक्की झील। चौथी आपका राजसमंद है, यह जयसमंद है और यह राजसमंद है, राजसमंद, राजसमंद झील। और फतह सागर, फतह सागर, यह आपका 5वां नंबर है। और छठे नंबर पे आप जाता है पुष्कर। और आप ये जानते हैं कि यहां पर पुष्कर मेला लगता है, जो ऊंटों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, पुष्कर मेला। उसके बाद 7वां नंबर आपका आ जाता है अन्ना सागर, आना सागर, आना सागर जिसको बोलते हैं सागर, आना सागर। ये हो गया मीठे पानी की झीलें हैं। अब आइए खारे पानी की झीलें देख लेते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है सांभर, सांभर झील, यह खारे पानी की झील है, सांभर झील। दूसरा है डीडवाना, 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 डीडवाना झील। और तीसरा आपका है पंचभद्रा, पंचभद्र, पंचभद्रा झील, तीसरा है पंचभद्रा झील। और यहीं पर एक झील और पाई जाती है जिसका चौथा नाम फलौदी झील,
फलौदी, फलौदी झील यहीं पर पाई जाती है। पांचवी एक झील पाई जाती है आपको काबोद, काबोद झील। और छठी एक झील और देख लीजिए, ये होता है ये लूणकरणसर, लूणकरणसर, ये लूणकरणसर। और यह झील बीकानेर में है। ये कहां पर है? बीकानेर में, बीकानेर। जब भुजिया आप खाते हैं बीकानेर वाली, बीकानेर, बीकानेर की भुजिया, तो वहीं पर यह भी झील है। हो सकता है उसी के नमकीन पानी से बन रही हो। तो ये राजस्थान की झीलें हैं, ये राजस्थान की है, राजस्थान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी तक हमने अवस्थिति में देखा कि लोकेशन कहां से कहां तक इंडिया का लोकेशन है। अब हम कर्क रेखा का देखेंगे कि कर्क रेखा कहां से कहां तक गुजरती है और कर्क रेखा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये, और इस टॉपिक से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं और वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में भी पूछे गए। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री एंड हाफ, यानी विषुवत रेखा ट्रैपिक इक्वेटर से, इक्वेटर यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड के नॉर्थ में 23 एंड हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा का यह लोकेशन होगा, यह लोकेशन होगा, ये आपका कर्क रेखा का लोकेशन है, यह आपका कर्क रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यहां पर मध्य से होकर गुजर रही, लगभग बीचों बीच से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। क्या मणिपुर से होकर गुजरती है? कहेंगे नहीं, मणिपुर इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में स्थित है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य हैं। 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। सूर्य के उत्तरायण, यानी उत्तरायण का मतलब होता है नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग। अगर सूर्य इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं सन का नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है, यानी सूर्य उत्तरायण हो रहा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी इक्वेटर के उत्तर में होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। आप देखिए 21 जून को, 21 जून को, जो आप कहते हैं जेठ की दोपहरी, तो उस समय गर्मियों के समय में आप देखेंगे 21 जून में जब सन 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे वर्टिकल होगा, यानी कि अगर मैं कहूं इस रेखा पर सन यहां पर है और ये वर्टिकल हो रहा है, इस पर यह सन इस पे वर्टिकल है, यह नॉर्थ है और इस पे ये सन वर्टिकल है। अब ध्यान से देखिए, यह मान लीजिए सन है, सूर्य, और ये वर्टिकल है। तो आप ये बताइए कि दिन बढ़ेगा या घटेगा? यह सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि उसके सूर्य एकदम सिर के ऊपर चमक रहा है। इक्वेटर, जो इक्वेटर से नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग के बाद कितने डिग्री पर जाएगा? 23.5, यहीं तक सूर्य जा सकता है, आगे की तरफ नहीं जाता है। तो यहां पर 21 जून को सूर्य का उत्तरायण यानी सर्वोच्च बिंदु होता है, यानी पीक पॉइंट 21 जून को। और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती है, यानी कि आप कहेंगे कि दिन का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है 24 घंटे हैं, अगर दिन आपने बढ़ा दिया तो रातें छोटी होगी, अगर दिन आपने छोटा कर दिया तो रातें बड़ी हो जाएगी। जैसे आप ठंडियों में देखिए रातें बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य अब इस बार इक्वेटर से
इधर की तरफ आ गया है और यहां पर, यानी दिसंबर में देखिए, दिसंबर में जब दिसंबर में यहां पर है सूर्य, तो कंडीशन क्या होती है, तब यहां पर आपकी ठंडी आ जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे। अब सबसे खास बात है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, एक ऐसी ही नदी है जो माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब कुछ और नगरों को देख लेते हैं, और नगर को बार बार पूछा गया है कि ये नगर कहां पर अवस्थित है और किस लेटीट्यूड में है, तो इन सब को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा चलिए चलिए, ये तो अब दिख रहा होगा। हाँ, महत्वपूर्ण भारतीय नगरों का अक्षांशीय जो लोकेशन है यह आप देख लीजिए, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पे स्थित है, यानी कि अगरतला यहां पर है तो 23 डिग्री 50 मिनट पे, और गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट के, तो आप कहेंगे गांधीनगर कर्क रेखा से करीब में है। अच्छा, इससे करीब कौन सा है, आप कहेंगे जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, यानी कि ये और करीब में है 23 डिग्री 11 मिनट में। इससे भी ज्यादा करीब में कोई है तो आप कहेंगे उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट पे है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट पे है, यानी कि 1 डिग्री उससे दूर है। नागपुर 21 डिग्री 09 मिनट है। इसी प्रकार अहमदाबाद 23 डिग्री 02 मिनट है, और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट पे है। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पे है। तो आप सबसे ज्यादा यह ध्यान दीजिए, उज्जैन, जबलपुर और गांधीनगर ये एकदम देख रहे हैं कि करीब करीब पे हैं। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको भी अब डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? क्या उड़ीसा से गुजरती है? आप कहेंगे उड़ीसा से एकदम नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से एकदम नहीं। बिहार से, बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ये बिहार अलग हो गया है झारखंड से, तो बिहार अब्लिक झारखंड लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भरमाने के लिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आप ये मत करिएगा। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, ये जब पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 1990 का क्वेश्चन था, ये उस समय पूछा गया था। उस समय बिहार, झारखंड बिहार का ही एक भाग था। 2000 में ये तो अलग हुआ है, तो उस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था। आंध्र प्रदेश से गुजरती है? आप कहेंगे नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? निम्नलिखित कोड दिया गया है। गुजरात से गुजरती है? जी हाँ, गुजरात से गुजरती है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है? हाँ गुजरती है। उत्तर प्रदेश से एकदम नहीं गुजरती। झारखंड से गुजरती है। ठीक है, तो 1 2 4 यही सही होगा। तो है कहीं 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 4। चलिए, कर्क रेखा गुजरती है किससे, कहां से होते हुए? यानी मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो ठीक है, ये तो गुजर रही है। त्रिपुरा से, यहां से गुजर रही है। मिजोरम से, यहां से भी गुजर रही है। इनमें सभी से, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे आप, क्या आंसर मार्क करेंगे? आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी, सभी से, यानी इन सभी से गुजर रही है। तो ये आपका एमपीपीएससी 2014 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखाएं गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरने का जो भारतीय प्रदेश है वो 8, और आप बढ़िया से जानते भी होंगे, कई बार रिपीट भी किया है कि राजस्थान, या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। चलिए 8 राज्य हो गए। भारत के का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप बताइए। जम्मू कश्मीर? कहेंगे ये तो बहुत नॉर्थ में है, यहां से तो कोई मतलब नहीं है। बिहार? नहीं।
हिमाचल प्रदेश एकदम नहीं, झारखंड यही सही, झारखंड से होके गुजर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा के जो 8 राज्य हैं उनको याद कर लीजिए बढ़िया से सीक्वेंस से, और उनके जो फेमस प्लेस है, जो उनकी राजधानियां हैं, उनकी डिग्री को भी याद कर लीजिए, कभी काम आ जाएगा, क्योंकि उससे 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या उसी लेटीट्यूड पर कौन कौन से नगर स्थित हैं उसको ध्यान में रखिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। यह यूपी RO ARO री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन था। तो आप ये बताइए त्रिपुरा से गुजरती है? आप कहेंगे हाँ। मणिपुर से गुजरती है? कहेंगे ना, मणिपुर तो इसके नॉर्थ में है, मणिपुर से गुजरेगी नहीं। छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, मिजोरम से गुजरेगी। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये तीनों? आप कहेंगे नहीं, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? और यह सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, यूपी PCS प्री 2019, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2022, यूपी PSC 2010 का क्वेश्चन है ये। इसमें इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है, तो इसको सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। अगरतला का अगर लोकेशन देखेंगे, सबसे पहले देखिए अगरतला का लोकेशन, तो ये आपका है 23 डिग्री 50 मिनट का, 23 डिग्री 50 मिनट का। गांधीनगर का लोकेशन है आपका 23 डिग्री 19 मिनट का। फिर आपका जबलपुर का लोकेशन है 23 डिग्री 11 मिनट का। अब फिर आता है उज्जैन का आपका लोकेशन है 23 डिग्री 09 मिनट का, 23 डिग्री 09 मिनट का। आप ये बताइए कि कर्क रेखा का लोकेशन क्या है? कर्क रेखा आप कहेंगे 23 डिग्री एंड 30 मिनट, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री 30 मिनट। आप ये बताइए कि यहां पर अंतर कितना बनेगा? अंतर तो आप कहेंगे यहां 20 मिनट का अंतर बनेगा। यहां पर कितने का अंतर बनेगा? आप कहेंगे यहां 19 मिनट का अंतर बनेगा। यहां पर कितने का अंतर बनेगा? आप कहेंगे यहां 11 मिनट का अंतर बनेगा। उज्जैन के साथ कितने मिनट का अंतर बनेगा? तो आप कहेंगे यहां पर 21 मिनट का अंतर बनेगा। ट्रैफिक ऑफ कैंसर से अगर हम देखेंगे तो कितने मिनट का अंतर, जो डिस्टेंस होगा वह 11 मिनट और 20, 11, 19 और 21 मिनट का। तो आप ये बताइए कि दूरी के अनुसार उपरोक्त में से कर्क रेखा के सबसे कम अक्षांशीय अंतर किसका है? आप कहेंगे गांधीनगर का है, और गांधीनगर का ही सबसे कम अक्षांशीय अंतर है, तो आप कहेंगे गांधीनगर इसका करेक्ट आंसर है। अब ऐसा नहीं देख के आप गलती से मार दीजिएगा कि उज्जैन में 23 डिग्री 09 मिनट है, तो 09 तो कम है, तो इसका मतलब मार देते हैं यही सही होगा। नहीं, इसका जो वैल्यू है वो 30 के करीब में कौन सबसे ज्यादा है, कौन करीब में है, तो उसकी वैल्यू यानी निकटतम मान पूछा है, तो आपका निकटतम नगर आपका गांधीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एकदम एटजिट। निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? दिल्ली का लोकेशन आपका होता है ये 28 डिग्री 25 मिनट का, 28 डिग्री 25 मिनट का। फिर आपका कोलकाता का है 22 डिग्री 30 मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट का, 30 मिनट का लोकेशन है। जोधपुर का 26 डिग्री का लोकेशन है, 26 डिग्री का लोकेशन है। 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री और 37 मिनट तक का यह लोकेशन है इसका। और फिर नागपुर का आता है 21 डिग्री 09 मिनट, 21 डिग्री 09 मिनट का। अब कर्क रेखा का लोकेशन, कर्क रेखा का लोकेशन 23 डिग्री एंड 30 मिनट का है। अब सीधे अंतर आप निकाल लीजिए, अंतर देख लीजिए, यहां पर अंतर कर्क रेखा से आप टैली करिए, तो आप अंतर जब देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा सबसे निकटतम तो देख के ही बता सकते हैं कि यह 28 डिग्री है। यहां पर तो होगा नहीं, यह
27 डिग्री है, यह भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन तो एकदम एटिजिट ऐसे कट गए, काम इसका खत्म है। आप ये बताइए 22.5, आप उसके बाद 1 डिग्री और बढ़ाएंगे 23.5 चला जाएगा, यानी कि 1 डिग्री का वेरिएशन यहां पर आएगा। अब इसमें 21 से 23 डिग्री 23.5 यानी 1 डिग्री और 19 मिनट का, 1 डिग्री यहां पर 21 मिनट का वेरिएशन आ रहा है। तो सबसे कम वेरिएशन किसका है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कोलकाता का। यानी कि सबसे निकटतम कर्क रेखा के कौन सा नगर है? कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो आप ये जानते हैं ट्रैपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 23.5 उत्तर में है क्या दक्षिण में है? ऐसा है ही नहीं, 23.5 नॉर्थ में है और दक्षिण का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। एमपीपीएससी 2008 का एक क्वेश्चन था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर कर्क रेखा की एकदम उत्तर में अवस्थित है, नॉर्थ में? तो आप ये कहेंगे कि झारखंड, नहीं, ये तो कर्क रेखा के इसी से इसके ऊपर से होकर गुजरती है। मिजोरम इसके ऊपर से गुजरती है, त्रिपुरा इसके ऊपर से भी गुजरती है, मणिपुर ही है जो कर्क रेखा से नॉर्थ में शिफ्ट है। तो यूपी पीसीएस मेंस 2008, आरएएस और आरटीएस री एग्जाम 2013 का एक क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जून माह में निम्नलिखित में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? आप कहेंगे कि जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ हम शिफ्ट होंगे, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होंगे वैसे वैसे दिन की अधिकता हो जाएगी, यानी कि दिन बढ़ेंगे। तो आप ये बताइए कि कौन से कहां पर सबसे बड़ा दिन होगा? आप कहेंगे कि भोपाल में होगा, अब मध्य प्रदेश में है, नहीं। तो बताइए हैदराबाद में होगा, नहीं। दिल्ली ये चेन्नई में होगा, नहीं। दिल्ली में आप कहेंगे कि जैसे जैसे ये कर्क रेखा कि इधर वाले लोकेशन में, यह रीजन में, कर्क रेखा के इस रीजन में, इस क्षेत्र में जितने भी नगर हैं सब में दिन की अवधि बढ़ जाएगी। तो दिन की अवधि यानी कर्क रेखा से, तो ये तो दक्षिण में है भोपाल, कर्क रेखा से उत्तर में नहीं है, दक्षिण में है भोपाल। तो भोपाल में क्या दिन की अवधि बढ़ेगी? नहीं, तो ये बढ़ेगी दिल्ली में। हैदराबाद और दक्षिण में है, चेन्नई और दक्षिण में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है ये, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, आपसे कभी डेट पूछ लिया गया कर्क रेखा पर सूर्य वर्टिकल कब होगा? तो आप कहेंगे 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य एकदम लंबवत होगा और इसमें दिन सबसे बड़े होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। और करण निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के से सबसे निकटतम है? तो सबसे निकटतम कौन सा शहर है? अब इसको ध्यान से देखिए। कर्क रेखा के निकटतम, सबसे पहले लोकेशन को बना दीजिए, और लोकेशन आपने कई बार फीड किया है। तो जबलपुर का लोकेशन है 23 डिग्री 11 मिनट, 23 डिग्री 11 मिनट। फिर आता है अहमदाबाद का 23 डिग्री 02 मिनट है, 02 मिनट। और फिर उज्जैन का आपने अभी सीखा है, उज्जैन वाला 23 डिग्री 09 मिनट। और फिर आता है वाराणसी का 25 डिग्री 18 मिनट। आप ये बताइए कि सबसे कम अंतर किसमें है? तो आप कहेंगे कर्क रेखा से हम तुलना करेंगे 23 डिग्री एंड हाफ से, 23 डिग्री एंड हाफ से, इससे हम तुलना कर लेंगे। और जो कम होगा वही सबसे ज्यादा होगा, वही सबसे निकटतम होगा। अब ध्यान से देखिए यहां कितने का अंतर आएगा जबलपुर से? तो आप कहेंगे जबलपुर से अंतर आ जाएगा 19 मिनट का। यहां कितने का अंतर आएगा? 21 मिनट का। यहां कितने का अंतर आ जाएगा?
आप कहेंगे 28 मिनट का अंतर आएगा। यहां कितने का अंतर आएगा, यहां तो और ज्यादा पार हो जाएगा, यानी कि 23, 2 डिग्री और 12 मिनट का अंतर यहां पर आ जाएगा। आप बताइए सबसे कम डाटा किसका है, आप कहेंगे यह 19 मिनट का केवल अंतर है जो कर्क रेखा से जबलपुर का। तो आप ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम ये शहर है जबलपुर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकदम बढ़िया से आपने स्टडी किया है, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। चंबल नहीं काटती, नर्मदा नहीं काटती है, और माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये यूपी आरओ री एग्जाम 2016 का एक क्वेश्चन था, और ये सीरीज आरओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज होगी। जितने भी क्वेश्चन अब तक आरओ पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी में पूछे गए हैं, उन सभी के लिए यह सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम हाल ही में होने वाला है उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, और उसी से लगभग जो रूपरेखा तैयार करेंगे कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चनों को इलिब्रेट करना सीखिए। जब आप क्वेश्चन में ही क्वेश्चन निकालना शुरू कर देंगे तब आप कभी फेल नहीं होंगे, और दूसरी बात नंबर ऑफ स्कोरिंग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है वो सबसे ज्यादा कर सकेंगे। तो प्रयास कीजिए कि उसको डिस्क्रिप्टिव समझने का, पहले समझिए उसके नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपका काम एकदम आसान हो जाएगा।